Hello students, now we will be discussing about the electric field lines. As you know that electric field intensity is a vector quantity. Vector quantity means it has both the magnitude and direction. तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल और सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन अगर हम नॉन मैथमेटिकल ग्राउंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझना चाहे, मींस नॉन मैथमेटिकली, और वो भी किसी एक ज्योमेट्रिकल वे से या ज्योमेट्रिकल पैटर्न से, then that is the electric field lines. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीटली समझने का आइडिया मिल सकता हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, बोथ फॉर इट्स मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज फॉर इट्स डायरेक्शन। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का एस्टिमेशन या आइडिया लिया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से टू ए, यू कैन से, क्वालिटेटिव एक्सटेंट। So electric field lines are what? Electric field lines are exactly the path. Electric field lines are the path, and the path may be straight or curved. Electric field lines are the path which may be straight or curved, such that tangent to which at any point gives the direction of electric field intensity at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। इसका मतलब डायरेक्शन का तो आइडिया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करके पता चल सकता है। अब बात आती है कि मैग्नीट्यूड की। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग की या डेंसिटी की बात करें तो जिन रीजन्स के अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होगी, मींस उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां फील्ड उन रीजन के अंदर स्ट्रांग होगा। जबकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर होंगी या उनके बीच में सेपरेशन ज्यादा होगी, मिस क्राउडेडनेस कम होगी, वहां पे फील्ड वीक मान लिया जाएगा, तो वो मैग्नीट्यूड का आइडिया भी मिल जाएगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई फील्ड रीजन है किसी पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का, और उसके अंदर अगर सपोज हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा और उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी एज पर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस फील्ड के अंदर वो चार्ज पार्टिकल कोई पाथ फॉलो करेगा। हो सकता है कि वो पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि वो पाथ कर्व्ड हो, से इस तरह से। तो अगर हम उस पाथ के किसी पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा कर देता हूं, सो उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। सपोज यहाँ पे कोई डायरेक्शन पॉइंट है Q, तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट Q। यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। सपोज ये P है तो E। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन का एस्टिमेशन किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करके हमें मिल सकता है। और एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुई कि ऐसा पाथ हुआ जहां पे अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया जाए तो वो फ्रीली मूव कर सके। आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह से लीक है। आपने वर्ड सुना होगा लीक। लीक का मतलब होता है पाथ। आपने देखा होगा कि भुट्टा रेत के अंदर से आप साइकिल लेकर के जाते हो, निकलते हो, तो आपकी साइकिल के टायरों के निशान पड़ जाते हैं, उसे हम लीक कहते हैं। ठीक है। या फिर कोई पर्सन जा रहा है तो उसके चप्पलों के निशान पड़ जाते हैं, तो भी हम ये आइडिया लगा देते हैं कि ये पर्सन किधर की तरफ गया होगा। कोई साइकिल लेके गया तो हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि कोई
जो साइकिलिस्ट है किधर किस डायरेक्शन में गया होगा। इसका मतलब हमें आइडिया मिल सकता है, गैस मिल सकती है। अगर सपोज हम फील्ड लाइंस की बात करें तो वहां पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर उस पाथ को फॉलो करेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा या किस डायरेक्शन में उसकी फील्ड इंटेंसिटी होगी, हम पता कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे। तो दीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो याद रखना आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स किसी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होती है। मींस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो दूसरे वर्ड में, दैट इज डाइवर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से बिखरती। सपोज हमको एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और नेगेटिव पे एंड होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है नेगेटिव पे एंड होती है। और अगर मान लीजिए हमारे पास केवल अकेला पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर फिर एंड कहाँ होगी, नेगेटिव चार्ज वहां है ही नहीं, कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड मींस डाइवर्ज कर रही है, क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। कहने का मीनिंग ये हुआ कि सपोज यहाँ इसके नेबरहुड में कोई पॉजिटिव चार्ज अगर रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, सपोज यहाँ रखा है तो वो किधर की तरफ होगी, इधर इस फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के अंदर होगी। तो आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर चार्ज कैसा था पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, away from positive source charge। और आप कह रहे हैं कि भी इसके नेबरहुड में कहीं भी नहीं है कोई नेगेटिव चार्ज, तो ये लाइंस कहां तक जाएंगी, दे विल प्रोसीड और दे विल डाइवर्ज अप टू इंफिनिटी। सेकंड पॉइंट हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही थी, तो कहां पे एंड होगी, नेगेटिव, एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज मींस दैट इज कन्वर्जेस कहां तक इकट्ठा होती है, कन्वर्ज होती है एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे क्या होगी, कन्वर्ज होगी। सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज ले लेते, तो इसके नेबरहुड में अगर कोई पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेंगी, खींचेंगी। फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, F = QE से। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज पे क्या कर रही होंगी, कंसंट्रेट कर रही होंगी, मींस कन्वर्ज कर रही होंगी। सो कन्वर्जेस एट नेगेटिव चार्ज। तो कहां से आ रही होंगी, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव चार्ज इसके नेबरहुड में कहीं नहीं है, तो वो कहां होगा, दैट मे बी एट इंफिनिटी। वो नेगेटिव चार्ज कहां होगा, इंफिनिटी पे होगा, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, एट इंफिनिटी। तो आपने ये बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी। और अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से तो डाइवर्ज होगी कहां से, इंफिनिटी तक, और नेगेटिव चार्ज पे कहां होगी, से फ्रॉम ए डिस्टेंट पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस से क्या होगी, कन्वर्ज होगी उस नेगेटिव चार्ज पे। तीसरी पॉइंट जो बात ध्यान रखने की है कि मान लिया कि पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी, लेकिन वापस नेगेटिव से पॉजिटिव पे नहीं जाएगी। इसका मतलब क्लोज लूप नहीं बनाएगी, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से चलती है साउथ पे पहुंचती है और इनसाइड द बार साउथ से नॉर्थ, मींस क्लोज लूप बना देती है। क्लोज लूप का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कमरे के दो दरवाजे, एक दरवाजे से निकला दूसरे से एंटर करके, तो वापस वही होगी नेट डाइवर्जेंस जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डाइवर्जेंस जीरो नहीं होती, वो गोस थ्योरम में भी हम पढ़ेंगे। तो आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loop नहीं बनाते and are continuous curves। कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं, मींस इनके पास ब्रेक्स नहीं होगी, कोई सडन ब्रेक नहीं होगा। एक चीज आपको आगे सिखाई जाएगी
कैपेसिटर स्टार्ट करने से पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, जिसको हम गॉस थ्योरम से भी निकालते हैं, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जीरो होता है, तो जहां फील्ड जीरो होगा वहां पे लाइंस भी नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी शो नहीं की जाएंगी। तो अगर सपोज मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर की कोई भी सपोज शेप है, किसी भी तरह की कोई बॉडी, तो उसके सपोज यहाँ पे क्योंकि एक्सेस चार्ज जो भी कंडक्टर को देंगे वो कहा जाएगा रिजल्ट्स ऑन इट आउट सरफेस। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अवे उस सरफेस के कैसे नॉर्मली आएंगी, जो कि हम बाद में निकालेंगे, इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो डायरेक्शन होगी एन कैप नॉर्मल के अलोंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, तो इसका मतलब वहां पे फील्ड लाइंस भी शो नहीं की जाएगी। अगर किसी पार्ट पे सपोज नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज पे ये कन्वर्ट हो जाएंगी नॉर्मली। तो आप ये कह सकते हो कि डायरेक्शन of electric field lines on conductor is perpendicularly outward तो कब आएगा, जब सिग्मा आपका पॉजिटिव हो, और इनवर्ड कब होगा, जब चार्ज डेंसिटी आपके पास कैसी हो, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लीजिए कि सपोज वो किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर लेती है, ये मान लो कोई लाइन 1 थी और ये लाइन 2 थी, ठीक है। तो आपकी बाय डेफिनेशन आप क्या कहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा कर देते हैं तो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो अगर मान लीजिए इस पी पॉइंट के ऊपर मैं लाइन 1 की टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो लाइन 1 की टेंजेंट हुई है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे डायरेक्शन होगी ईपी। लेकिन अगर मैं सेकंड लाइन की टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो सेकंड लाइन की टेंजेंट आई है इधर की तरफ, बीसीपी डैश, वो डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों क्या है, डिफरेंट है। और आपको पता है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की केवल एक यूनिक डायरेक्शन हो सकती है, तो यहाँ पे तो दो डायरेक्शन होगी। तो दो डायरेक्शन कब पॉसिबल हुई, जब इंटरसेक्ट किया, और एक पॉइंट पे केवल एक यूनिक डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरसेक्ट नहीं करी, तभी ऐसा होगा। तो आपने यही कहा है कि अगर इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, इफ इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट पी, इफ इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट say B, then there will be two tangents. There will be two tangents at that point, indicating, जिससे क्या इंडिकेट होगा कि दो डायरेक्शन, इंडिकेटिंग टू डायरेक्शंस of electric field, which is not possible, which is not possible। क्यों possible नहीं है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, यूनिक डायरेक्शन, which is not possible as E has a unique direction। क्या पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, इस लाइन का इंटरसेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सो thus two lines cannot intersect, दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि भाई आपने पढ़ा था कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो अट्रैक्शन तो आपके पास होगा लेटरली लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द लेंथ, और रिपल्शन होगी वो साइड वाइज, जैसे धक्का मारे। तो आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट
लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली कहने का मतलब है दैट इज अलोंग द लेंथ, दैट इज लेंथ वाइज कहते हैं, एंड विच इंप्लाइज unlike charge attracts, which implies unlike charge attract, कि unlike charge के बीच में attraction होती है। इसका जो जस्ट रिवर्स ले लेते हैं हम, तो हम उसमें लिखेंगे कि फील्ड लाइंस लाइक चार्ज के लिए लेटरली रिपेल करेंगे। फील्ड लाइंस रिपेल लेटरली, दैट इज लेटरल वर्ड का मीनिंग होता है साइड वाइज रिपल्शन, साइड वाइज रिपल्शन। दैट इज आप ये कहोगे कि विच इंप्लाइज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। एक दो चीज अपने इस पॉइंट के अंदर लिख दी थी कि जिस रीजन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता है जीरो, इनसाइड कंडक्टर, तो वहां पे फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी, फील्ड लाइंस विल नॉट बी देयर। सेकेंडली कि अगर इनसाइड तो जीरो है लेकिन सरफेस के नजदीक, तो जो हम देखते हैं सरफेस के नजदीक होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, जो बाद में निकालेंगे हम, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस के ऊपर ड्रा करेंगे वो डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग द नॉर्मल एम के। तो हम कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस या कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करके देखते हैं, कुछ सिंपल से केसेस। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई, इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रख करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे। सो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्यू टू वेरियस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम ये केस ले लेते हैं कि सबसे पहले कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसके लिए हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डाइवर्ज करती है, डाइवर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके नेबरहुड में कहीं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसको ये बिजली की डायरेक्शन ये होगी रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विल बी रेडियली आउटवर्ड। इसी तरह से अगर किसी नेगेटिव चार्ज के लिए लेते तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्योंकि अगर कोई एक नेगेटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन ही होती थी, फोर्स एंड फील्ड की डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज के कारण से तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ था, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये जो होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण से तो क्या होगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी क्या होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसके बाद अगर हमारे पास कोई डाइपोल है, और डाइपोल में क्या होता है कि पेयर ऑफ इक्विवेलेंट अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन स्मॉल डिस्टेंस, तो चार्जेस होंगे इक्वल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। सपोज ये आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और सी ये माइनस क्यू चार्ज है, और इनके बीच में सेपरेशन ये हो गया 2a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और कहाँ जाएंगी, नेगेटिव चार्ज पे। तो लेटरली तो लॉन्गिट्यूडनली तो क्या करते हैं, अट्रैक्शन होती है, और लेटरली रिपल्शन होता है, वो लाइक चार्ज के बीच में होता है। तो अनलाइक चार्ज है, ये लॉन्गिट्यूडनली अट्रैक्ट करे। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से तो किसी नेगेटिव को खोजने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल पड़ी है, कहीं इसके लिए कोई नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज पे कहीं किसी लार्ज डिस्टेंस से कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न था ड्यू टू ए डाइपोल, थर्ड केस ड्यू टू ए डाइपोल।
अब हम केस ले लेते हैं कि हमारे पास दोनों चार्जेस लाइक चार्ज हो, मींस दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव। फर्क क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में तो जो लाइन की जो डायरेक्शन होगी, जो एरो दिखाया जाएगा वो आउटवर्ड दिखाया जाएगा, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड, और पैटर्न एक जैसा ही होगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर भी। तो पहला केस हम ये ले लेते हैं कि टू पॉजिटिव चार्जेस ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्जेस मींस Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। साथ ही साथ ये ले लेते हैं कि Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज हुआ से Q1, और ये कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज हुआ से ये हुआ Q2। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, बाहर की तरफ जाना चाहेंगी, लेकिन ये लाइक चार्ज रिपेल करेंगे तो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव खोजना चाहेगा, इधर की तरफ जाएगा कि शायद इसको कोई नेगेटिव मिल जाए, अंधा होकर के चल रहा था, लेकिन देखा कि इधर की तरफ तो पॉजिटिव था, तो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट हुआ। तो यहाँ तो इसके नेबरहुड में कहीं दिखा नहीं, तो कहाँ मिलेगा, दैट में बी एट इंफिनिटी, वो इंफिनिटी पे हो सकता है जो नेगेटिव चार्ज ये खोजना चाह रहा है। कोई दूसरी लाइन है वो भी इसी तरह से ऐसे इधर की तरफ, इसी तरह से पॉजिटिव से निकल रही है भाई। पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए तो इधर लोअर पार्ट में भी, ये लोअर में दिखा दिया हमने, लेटरल प्रेशर होगा एक दूसरे के बीच में, रिपेल करेंगे। लेकिन क्योंकि दोनों चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, तो एक इक्वल डिस्टेंस पे जाने पे, इसके सेंटर पे जाने के बाद दोनों की फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। इसकी फील्ड इंटेंसिटी होगी से E1, इसकी होगी इंटेंसिटी E2, तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ER0 होगी, और जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, मींस वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो उसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, नेट फोर्स 0 होगा। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं नल पॉइंट। क्या नाम देते हैं उसको, नल पॉइंट नाम देते हैं। दैट इज, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं N, एंड दैट इज द नल पॉइंट। नल पॉइंट कह दीजिए या न्यूट्रल पॉइंट कह दीजिए। न्यूट्रल पॉइंट वर्ड यूज होता है मैग्नेटिक लाइंस के केस में, यहाँ पे नल पॉइंट यूज कर देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन अगर ये चार्जेस मैग्नीट्यूड में बराबर ना होते, मींस सपोज नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव पे कहीं इंफिनिटी पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखा था तो इनवर्ड एयर हो जाती है, ये जो आउटवर्ड जा रही है उसमें इनवर्ड एयर हो जाती है। नेगेटिव केस में नहीं ड्रा करना, खुद कर लेंगे। तो नेक्स्ट केस हमने लिया कि Q1 का मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा है, Q2 से, और दोनों ही हमने कैसे ले लिए, पॉजिटिव ले लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, और Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव ले लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मिड पॉइंट पे अगर बात करें तो इस चार्ज के मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो इसका जो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा, और इसका फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, कम। समझ रहे हो बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर बैलेंस करना है तो इसका तो घटाना पड़ेगा और इसका बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका तो कब बढ़ेगा, जब इसके नजदीक से, और इसका कम कब होगा, जब इससे दूर जाए। तो जो नल पॉइंट की तरफ जाएगा टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, तो उस केस में नल पॉइंट N shifts towards smaller charge, towards स्मॉलर चार्ज की तरफ हमारा नल पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा। से ये Q1, ये आपके पास से Q2। अगर दोनों मैग्नीट्यूड बराबर तो मिड पॉइंट पे होता है, लेकिन अब कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे होगा नल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के नेगेटिव, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट होगा इसके कारण से, नेगेटिव खोजने के लिए, और वो नेगेटिव ऑब्वियसली इनके लिए कहाँ होगा, इंफिनिटी पे होगा। तो ये फील्ड लाइन पैटर्न्स किसी पॉजिटिव चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऐसे इधर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए लेंगे
तो वो भी आप ड्रा कर सकते हैं, उसमें इनवर्ड एरो हो जाएंगे। तो ये आपके पास किसके लिए था, फॉर टू लाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के। अब हम दो केसेस और लेते हैं। एक हमने केस ये ले लिया कि सपोज आपके पास कोई एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कहीं नहीं है, तो इस सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो ये इस तरह से रेडियली आउटवर्ड। सपोज ये शीट थी कोई आपके पास चार्ज की, ऐसे इधर की तरफ, तो इसकी अगर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव थी तो आउटवर्ड, और अगर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव थी तो एरो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। वो आप ड्रा कर लेंगे। इसके बाद हम केस लेते हैं कि सपोज हमारे पास दो इंसुलेटिंग प्लेट है, P1 और P2, इसको नाम दे दिया हमने P1 और इसको नाम दे दिया हमने P2, और एक चार्ज रखा हमारे पास सपोज ये पॉजिटिव चार्ज और एक चार्ज रखा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के लेते हैं सपोज Q के। तो अब इंडक्शन इफेक्ट के कारण से इसका नियर बाई फेस पे अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज आ जाएगा, मींस नेगेटिव, फारदेस्ट फेस पे सेम पोलैरिटी का पॉजिटिव। इसके इंडक्शन के कारण से नियर बाई फेस पे अपोजिट पोलैरिटी का मींस पॉजिटिव, फारदेस्ट फेस पे नियर बाई फेस पे अपोजिट पोलैरिटी का, फारदेस्ट फेस पे सेम पोलैरिटी का, यहाँ पे नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे सरफेस पे परपेंडिकुलरली ये इधर आएंगे ऐसे परपेंडिकुलरली, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, और यहाँ चलेगी पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। फिर यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से इस नेगेटिव पे कन्वर्स करेगी, यहाँ ये कन्वर्स कर रही होगी, ये कन्वर्स कर रही होगी, इस तरह से ये कन्वर्स कर रही होगी, ये कन्वर्स कर रही होगी। तो इसका मतलब किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इस तरह से आपकी लाइट, ठीक है, और ये अगर इसके लिए नेगेटिव वहां रखा हुआ है तो ये उसको खोजने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से आ गई। तो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा होंगी। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको सिलेंडर मानूं तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 डायमेंशनल होती है, लेकिन हमने 2D में प्लॉट किए हैं क्योंकि चार्ज सभी डायरेक्शन में फील्ड रखता है। तो हमारे पास अगर एक सिलेंडर ले लें और सिलेंडर को यूनिफॉर्मली अगर चार्ज कर लें तो उसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो अगर सपोज मैंने ये साइड ली तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ ऐसे आउटवर्ड निकली, ऐसे इधर की तरफ भी, लेकिन ये वाला जो फेस आपको दिख नहीं रहा, तो इसको अगर ऐसे करके देखें तो वो आप देख सकते हैं इसका टॉप व्यू। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस का मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर कौन होती है, रेडियस, ये रेडियली आउटवर्ड इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी हर एक पॉइंट पे। ऐसे ही बॉटम व्यू पे, तो टॉप व्यू से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इस प्रकार से, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो दिस वर द फील्ड लाइंस ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं ऑन रिलेटेड टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड डाइपोल टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एक इस तरह की प्रॉब्लम 2014 में आई कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल से साइड ए का, और इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं जो ईच एंगल है वो 60 डिग्री का हो जाता है, आपको पता ही। और इनके किसी एक पॉइंट पे से वर्टेक्स ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछेगी ड्यू टू द चार्जेस एट बी एंड सी। बी और सी के ऊपर चार्जेस इक्वल के केस हमने फोर्स वाले में किए थे, लाइक चार्ज भी किए थे,
और दोनों नेगेटिव लेकर भी किए, दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ पे सपोज एक चार्ज आपके पास बड़े मैग्नीट्यूड का है, छोटे मैग्नीट्यूड का है, कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। सपोज यहाँ पे आपको लिख दिया जाए 6Q लिख दिया जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए 8Q और ये नेगेटिव ले लिया जाए, मान लाइक का केस ले रहा हूँ। तो यहाँ पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ए पे निकालनी है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से इस ए डिस्टेंस से होगी, किधर की तरफ होगी भाई, इधर की तरफ। सपोज इसको नाम दीजिए E1। E1 कितनी होगी बताइए, E1 इज इक्वल टू K, चार्ज कितना भाई 6Q और इंटू 1 और डिस्टेंस कितना है भाई A स्क्वायर, किधर की तरफ होगी, डायरेक्शन अलोंग B से फर्स्ट। ऐसे ही इसके कारण से निकालो तो नेगेटिव चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था किधर होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। से इसको हमने E2 कह दिया। तो E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 इक्वल टू K इंटू चार्ज कितना देखा मैग्नीट्यूड 8Q, डिस्टेंस कितना A स्क्वायर और अलोंग द डायरेक्शन की तरह AC। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 8 बार लेते हैं Q बाय A स्क्वायर, ये हो गया आपके पास E2 और जो E1 था वो है कितना भाई 6KQ बाय A स्क्वायर। तो ये पैरामीटर दोनों के अंदर सेम है, अगर कैलकुलेट भी करेंगे तो इसका मतलब E1 इज इक्वल टू, तो मैं मान लेता हूँ सपोज 6T एंड E2 इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैग्नीट्यूड में 8T, जबकि E की इसको लिख रहे हो आप KQ बाय A स्क्वायर को लिख रहे हो, ये फर्स्ट मान लीजिए, सॉरी थर्ड, और यहाँ फोर्थ मान लीजिए। इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे तो 6 ही है और यहाँ पे कितनी है 8 ही है। तो यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इस एज से इस वेक्टर के पैरेलल ये आप ड्रा करेंगे, ऐसे इस एज से और इस वेक्टर के पैरेलल ये आप ड्रा करेंगे। तो इसका मतलब अब जो डायगोनल आएगा ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी को। लेकिन उन दोनों वेक्टर्स के बीच में इस E1 और E2 के बीच में एंगल पता होना चाहिए। तो ये 60 डिग्री का है, तो आपको पता है किसी ट्रायंगल में किसी भुजा को बढ़ा देते हैं, इस भुजा को बढ़ा दिया तो इस एक्सटीरियर एंगल का कितना होता है इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो इंटीरियर एंगल कितने है भाई 60 120, तो ये भी 120 होगा, या ये वाला 60 है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाएंगे तो ये कितना बनेगा 120 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल है वो 120 डिग्री का आ गया, जो थीटा है वो कितना लिखा जाएगा 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2 एंड cos कितना भाई 120, और याद रखना cos 120 डिग्री वाली होता है -1/2, हमने फील्ड फोर्स वाले में निकाल के भी बताया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, E1 कितना है बोली भाई 6E, तो 6E का स्क्वायर प्लस ये 8E का स्क्वायर प्लस 2 6E इंटू 8E और cos 120 कितना हो गया -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया दैट इज 36E स्क्वायर प्लस ये हो गया 64E स्क्वायर और ये हो गया 848 हाँ -48 और कितना भाई E इंटू E स्क्वायर। ठीक है, कितने बचे ये बताना, ये तो 100, तो 100 में से 48 घटा लीजिए आपके पास दैट इज 52 E स्क्वायर। तो E रिजल्टेंट आपके पास आ गया दैट इज √52 और E स्क्वायर का रूट आ गया E, और E की वैल्यू आप कितनी बता रहे थे KQ बाय A स्क्वायर, √52 और KQ बाय A स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आ गया आपके पास P पॉइंट पे। इसके डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन को निकालने के रिजल्ट क्या यूज करेंगे, टेंजेंट बीटा, जो E1 के साथ इसने बीटा एंगल बनाया ये वाला, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू B sin थीटा लिख देते, B का मतलब E2 sin 120 ओवर E1 प्लस E2 cos 120। ठीक है, इसको सोल्व करके हम बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किसी दूसरे न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यू को कुछ और लिख रखा होगा, इसको मान लो सपोज 2 लिख रखा होगा, इसको -3 लिख दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। दोनों पॉजिटिव होते तो ये ऐसे रिपेल करते तो अपने वेक्टर रिजोल्यूशन यूज कर लेते, या इनके बीच में एंगल क्योंकि हम इक्विलेटरल दे रखा है तो 60 डिग्री पता होता वो यूज कर लेते। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंगल नोन है तो आप यूज कर दीजिए वेक्टर सम मींस पैरेललोग्राम में ट्रायंगल वेक्टर एडिशन, और एंगल नोन नहीं है तो आप वेक्टर रिजोल्यूशन यूज करते हैं। जैसे कि सपोज एक इस तरह का सिमिलर प्रॉब्लम और कि आपको ये कोई स्क्वायर दे दे, मैं हिंट दे रहा हूँ आप खुद प्रोसीड कर लेना। सपोज ये कोई आपको स्क्वायर दे दिया है AB, ये मान लो CD, और उस साइड भी दे दी उसकी सपोज A, और इसके वर्टिसेस पे आपको चार्जेस रख दिया, यहाँ पे रख दिया चार्ज Q पॉजिटिव का और यहाँ रख दिया उसका +2Q डबल अमाउंट का।
यहाँ रख दिया सपोज -q और यहाँ रख दिया -2q और कहता है कि जो सेंटर ऑफ द स्केयर है O, इसके ऊपर आप नेट फोर्स बताइए, नेट फील्ड इंटेंसिटी बताइए। फोर्स भी पूछ सकता था। तो आप ये कहोगे कि ये चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर इक्वल चार्ज रखते हैं, तो इस डिस्टेंस OA से लगाएगा, ये लगाएगा OD से, ये OC से और OB से, और ये OA OB OC और OD सारे बराबर होंगे और सपोज इसको x मान लेता हूँ, तो ये x कितना होगा, ये अगर आप इस ट्रायंगल ये डायगोनल निकाल लेते तो डायगोनल को डिवाइड कर रहे हैं ना, बोलो तो डायगोनल का, तो ये डायगोनल कितना निकलेगा भाई, ये a और ये a और राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना आ जाएगा √2a स्क्वायर भाई, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना √2a स्क्वायर, तो ये दैट इज कितना आ गया आपके पास टोटल कंप्लीट जो BD आ गया √2a स्क्वायर का या a/12 आ गया, और हमें चाहिए कितना इसका आधा ही, जस्ट आधा कितना है x, तो x कितना है BD का आधा, तो इसका आधा करेंगे तो √2a का आधा कितना आ जाएगा a/√2, तो x = a/√2, तो ये भी a/√2 से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी, इस चार्ज के कारण से भी, इस चार्ज के कारण से भी, इस चार्ज के कारण से भी, लेकिन चार्ज की वैल्यू देखिए, डिस्टेंस तो सेम है, इन दोनों चार्जेस को देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ आएगी, अभी ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज की इधर की तरफ आएगी, अभी डिस्टेंस तो दोनों के बराबर, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका 2q है, इसका कितना q, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले के मैग्नीट्यूड से क्या होगी, दोगुनी होगी, तो नेट कितना बचेगी, मान लो सपोज ये है 10 और ये है 20, तो नेट कितनी बचेगी, 10 बचेगी, कितने के बराबर, जो आपके पास ये वाली बता रहे हो आप ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट किधर की तरफ होगी, जिधर की तरफ ज्यादा किसकी ये, तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज के कारण से रिजल्टेंट आएगी वो इधर की तरफ आ गई, सपोज मैंने E1 लिख दिया, E1 कितना आएगा आपके पास, k चार्ज की वैल्यू कितनी q और बाय डिस्टेंस कितना x स्क्वायर, क्योंकि इसकी तो लिखी जाएगी कितनी कि 2kq, एक तो लिखी जाएगी 2kq बाय x स्क्वायर जो c वाले के कारण से, और इसकी लिखी जाएगी कितनी kq बाय x स्क्वायर, तो देखिए तो दोनों में ये वाली ज्यादा और ये क्या है कम, तो ज्यादा वाली में से आप कम वाली घटाओगे तो नेट कितनी बचेगी, दोनों का डिफरेंस कितना kq बाय x स्क्वायर, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज के कारण से निकालो तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज आएगी, इस नेगेटिव चार्ज की अपनी तरफ, ऐसे इस नेगेटिव चार्ज की अपनी तरफ, लेकिन ये वाली ज्यादा होगी, ये क्या होगी कम, तो नेट किधर की तरफ बचेगी, इस डायरेक्शन में, वो कितनी होगी E2 कितनी हो जाएगी kq बाय x स्क्वायर, ठीक है, और हमें रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्योंकि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आपके पास दोनों ही है, E है, ये भी E है, दोनों बराबर थी ना, तो हमने E मान लिया, तो ये रिजल्टेंट कितना है √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E1 E2, और एंगल कितना है इन दोनों के बीच में cos 90, और cos 90 हो जाएगा भाई 0, तो टर्म हट जाएगी, तो E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कितना आ जाएगा √2 E स्क्वायर मींस √2 E की वैल्यू रख देंगे कितनी √2 E की वैल्यू होगी kq बाय x स्क्वायर, और x की तरफ यूज कर देंगे a बाय √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, a2 फैक्टोरियल लग जाएगा 2 √2 kq बाय a स्क्वायर, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन की बात करूं तो बिल्कुल मिड में जाएगी, इनके 45 डिग्री के एंगल पे निकालोगे तो भी तो इसके इस साइड के परपेंडिकुलरली आ जाएगी, ठीक है, तो ये इसके बाद बात होगी। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट से संबंधित, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के तो हमने पहले डिस्कस कर दिए थे थ्योरी के टाइम में। टॉर्क का फार्मूला आपके पास होता था टॉ = PE sin थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का होता था -PE cos थीटा। इन दोनों फार्मूला से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉर्क का फार्मूला था टॉ = PE sin थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का था -PE cos थीटा। तो आपको ये क्या रखा है कि वो डाइपोल है और उस डाइपोल की जो लेंथ है वो से 10 सेंटीमीटर है। डाइपोल लेंथ का मतलब टोटल 2a कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो चार्ज है वो है +/6 × 10⁻³ कूलम, ये चार्ज है, तो इसका मतलब डाइपोल में P = कितनी आ जाएगी 2a³ यूज करनी होगी, तो ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि इस डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कितने एंगल पे हुई थीटा = 30 डिग्री पे, और जैसे ही डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क काम करता है, वो टॉर्क आता है 6√3 न्यूटन मीटर का, ठीक है। टॉर्क दे दिया मींस आपको टॉर्क दे दिया, ठीक है, डाइपोल मोमेंट दे दी, ठीक है, एंगल दे दिया, तो आपसे पूछा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
तो आप ये कहोगे इस फार्मूला होता है हमारे पास एस टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। टॉर्क तो कितना है 6√3, टी कितना होगा भाई बताइए 2a³। ठीक है, तो ये आपके पास डायपोल मोमेंट मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 sin थीटा मतलब 10⁻⁻2 मीटर, तो ये हो गया 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए तो 10⁻⁻1 इंटू चार्ज का पेयर कितना 6 इंटू 10⁻⁻3 कितना होगा 6 इंटू 10⁻⁻4 कूलम मीटर। तो यहाँ पुट कर दें 6 इंटू 10⁻⁻4 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी sin 30 कितना होता है 1/2, तो 6 इंटू 10⁻⁻4 ई की वैल्यू निकालनी है, sin 30 हो गया 1/2 6√3। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ये इधर की तरफ लिया जाए। ठीक है, तो ये आया 2√3 इज इक्वल टू ई इंटू 10⁻⁻4। ई निकालना फिर बटे में था तो इधर चला जाएगा, तो ई इज इक्वल टू 2√3 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर आपसे कहे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस पी cos थीटा। P की वैल्यू आपके पास पता है कितनी 6 इंटू 10⁻⁻4। E की वैल्यू आपने निकाल ली 2√3 इंटू 10⁻⁴। cos कितना भाई एंगल कितना 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री और cos 30 होगा ये -6 इंटू प्लस पावर से माइनस पावर कट गई। ठीक है, 2√3 और cos 30 वो होगा तो sin 60 √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 इंटू √3 3 6 18 माइनस 18 जूल, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डाइपोल दे दी थी, तो इसी प्रकार से आप दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं।